बना रहा था। मोहन अपने छोटे से घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी। तभी गांव के चबूतरे की ओर से 2 बच्चे दौड़ते हुए आए। मोहन काका, तहसील से कोई बड़े साहब आए हैं। मोहन ने माथे पर हाथ रखकर धूप से आंखें बचाईं। लेकिन बच्चों को इतना मालूम कहाँ, वो तो खेलते खेलते खुश थे। मोहन के दिल में अजीब सी हलचल हुई। वो उठा और तेज कदमों से चौपाल की ओर चल पड़ा। गांव के लोग चारों तरफ जमा थे। बीच में खड़ा एक शहर वाली औरत कागज लहराते हुए कह रही थी, ये जमीन मेरे दादा की थी, मैं उसके असली दस्तावेज लाई हूँ। अब ये जमीन मेरी होगी। जो भी इस पर कब्जा किए बैठा है वो हट जाए। मोहन की सांस अटक गई, क्योंकि बात उसकी जमीन की हो रही थी। गांव में खुसफुसाहट फैल गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी आंखें भर आईं और तभी उसने वो ही किया जो वो हर मुश्किल में करता था। वो दादा ईशाराम के घर की ओर चल पड़ा और थोड़ी देर बाद दादा के आंगन में पहुंचा तो उसकी आवाज जैसे सीने में दब कर रह गई। वो बैठा भी नहीं, बस बोलता ही चला गया। दादा, आज मैं सच में हिल गया हूँ। चौपाल पर शहर से कोई आदमी आया है। उसके हाथ में कुछ कागज हैं और वो कहता है कि मेरी जमीन उसके दादा की थी। दादा, मैंने जिंदगी भर बस यही एक खेत संभाला है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम सब इसी पर निर्भर हैं। अगर ये भी चला गया तो मैं कैसे जीऊंगा? दादा, जब उसने उन कागजों को सबके सामने लहराया तो मुझे लगा पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। उसके कपड़े, उसकी बातें, उसकी आवाज, सब में एक ताकत थी। और मैं तो बस एक किसान हूँ। मैं कागज पढ़ भी नहीं सकता ठीक से। लोग मुझे ही शक की नजर से देखने लगे। मैं बहुत डर गया हूँ दादा। लग रहा है जैसे कोई मेरी जड़ें ही उखाड़ रहा हो। मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस कर रहा हूँ। मोहन बोलते बोलते रो पड़ा। दादा ईशाराम शांत खड़े उसे देखते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, पर एक गहरी दृढ़ता झलक रही थी। वे धीरे से बोले, मोहन बेटा, तेरी बातें सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे गुस्सा भी नहीं आया। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई, तेरे अंदर अभी भी वो आग है जो आदमी को मजबूत बनाती है। बेटा सुन, दुनिया में सबसे बड़ा डर कागज का नहीं होता, आदमी का होता है। शहर वाले तुझे कागज दिखाकर डराएंगे, शब्दों से दबाएंगे, पर तू भूल मत, जमीन कागजों से नहीं चलती है। बेटा, तू जिस खेत की बात कर रहा है, मैंने तेरे बाप दादा को उस खेत में पसीना बहाते देखा है। ये जमीन सिर्फ तेरी नहीं, तेरी पीढ़ियों की मेहनत की गवाही है। कोई भी आदमी सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाता क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलता है और उसके कपड़े महंगे हैं। हम तहसील जाएंगे, कागज जांचेंगे। जो झूठ है वो गिर जाएगा, जो सच है वो सीना तान कर खड़ा रहेगा। और तू अकेला नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तेरी लड़ाई में तेरे साथ खड़ा हूँ। दादा की आवाज मोहन के टूटे दिल को जोड़ने लगी। मोहन ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन कहानी की राह आसान नहीं थी। अगले ही दिन मोहन और दादा ईशाराम तहसील पहुँचे। भीमपुर से वहाँ तक का रास्ता लंबा था। कच्ची पगडंडी, पसीना, धूप, थकान, पर दोनों बिना रुके चल रहे थे। तहसीलदार ने कागज देखे और कल आने को कह दिया। मोहन का दिल फिर डूब गया। इस बीच गांव में अफवाहें और बढ़ गईं। लोग बातें कर रहे थे कि शायद मोहन की जमीन अब ना बचे। मोहन की पत्नी रेखा घर में रो रही थी। बच्चों की आंखों में डर था। मोहन रोज खेत की तरफ खाली नजर से देखने जाता, मानो वो अपनी ही जिंदगी को दूर से टूटते हुए देख रहा हो। दादा ईशाराम ने उसे रोज संभाला, पर मोहन के दिल में एक तूफान चल रहा था। मोहन, मैं जानती हूँ तुम बाहर सबके सामने मजबूत बने रहते हो, पर तुम्हारी आंखें मुझे सच्चाई बता देती हैं। तुम टूट रहे हो और मैं ये देख नहीं सकती। मोहन, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारा घर है, हमारे सपने हैं, हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर ये चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लड़ोगे, मैं खड़ी रहूंगी। तुम गिरोगे, मैं पकड़ लूंगी। और अगर तुम कभी हार मानने की सोचो तो मेरा हाथ पकड़कर 2 कदम और बढ़ जाना, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, हमारी इज्जत की है। मोहन, तुम अकेले नहीं हो। अगर दुनिया भी खिलाफ हो जाए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। बस तुम हिम्मत मत हारना।
तहसील में कागज जमा किए कई दिन बीत चुके थे। गांव में हर ओर बस एक ही विषय था, मोहन की जमीन। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, कुछ तंज कसते और कुछ चुपचाप तमाशा देखते। मोहन हर सुबह जागकर पहला काम करता, तहसील जाना। तहसीलदार कहता जांच जारी है और मोहन वापस लौट आता। धीरे धीरे मोहन के भीतर एक अजीब सी थकान उतरने लगी, लेकिन दादा ईशाराम रोज उसे संभालते। इस बीच शहर वाला आदमी, जिसका नाम विनय पाटिल था, गांव में बार बार आने लगा। उसकी बोलचाल में घमंड झलकता था। लोग उससे दूर दूर रहते। एक शाम विनय चौपाल पर फिर आया। इस बार वो सीधे मोहन के पास पहुंच गया। सुनिए मोहन जी, मैं आपको एक सलाह देने आया हूँ। लड़ाई में समय बर्बाद करके क्या मिलेगा? देखिए, शहर में मैंने बहुत जमीनें खरीदी हैं, बहुत केस भी देखे हैं। गरीब आदमी जितना सच पर भरोसा करता है, उतना ही कानून उसे थका देता है। मेरी बात मानिए, ये लड़ाई आप जीत ही नहीं सकते, और जीत भी गए तो क्या, आप जैसे किसानों के पास न वकील होते हैं, न पैसे, न ताकत। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए एक प्रस्ताव है। अपना खेत खाली कर दीजिए, मैं आपको एक मोटी रकम दूंगा। आपकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सोचिए, एक खेत के बदले एक पूरी नई जिंदगी। आपका घर अच्छा हो जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे और आपको रोज सूरज में झुलसना नहीं पड़ेगा। आप लोग गांव वाले होते ही भावुक हैं। मैं शहर से आया हूँ, सीधी सीधी बात समझता हूँ। जमीन मेरी है, बस कानून की औपचारिकताएं बाकी हैं, इसलिए इज्जत से हट जाइए। विनय ने एक विजयी मुस्कान फेंकी, जिसे सामने खड़ा आदमी एक इंसान नहीं बल्कि एक सौदा हो। मोहन गुस्से से नहीं कांपा, वो भीतर गहराई तक चोट खा गया। दाम वाले चुप थे, चौपाल शांत थी, और सबको इंतजार था मोहन के जवाब का। मोहन धीरे से उठा, और जब उसने बोला तो उसकी आवाज थरथरा रही थी, पर शब्द पहाड़ जैसे मजबूत थे। विनय साहब, मैं गरीब सही, पर बिका हुआ नहीं हूँ। आप कहते हैं कि मैं ये लड़ाई नहीं जीत सकता, शायद ये भी सच हो, पर एक बात सुन लीजिए, आदमी केवल जमीन ही नहीं हारता, वो अपनी जड़ें, अपना आत्मसम्मान, अपनी पहचान भी खो देता है। मैं खेत बेचकर पैसे तो ले लूंगा, पर क्या मैं अपने बच्चों को ये समझा पाऊंगा कि उनके पिता ने डर कर अपनी विरासत बेच दी? आप शहर से हैं, आपको जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगती होगी, पर मेरे लिए जमीन मेरी माँ की तरह है। जिस मिट्टी पर मैं चलता हूँ, उस पर मेरे बाप दादा का पसीना है। आप कहते हैं कि कानून मुझे थका देगा। हाँ, शायद थका देगा, पर मैं टूटूंगा नहीं। आप पैसे देकर इंसानों को बेच लेते होंगे, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर यही सीखा है, जिसे मेहनत से पाया हो उसे डट कर बचाना चाहिए। आप मुझे डरा कर चला नहीं सकते। ये लड़ाई मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे दुनिया ही क्यों ना कहे कि मैं हार जाऊं। मोहन के शब्दों ने चौपाल को हिला दिया। विनय पहली बार चुप हो गया। अब गांव की हवा बदलने लगी थी। लोग मोहन को पहले की तरह अकेला नहीं देख रहे थे। उनकी आंखों में सम्मान था। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। तहसील से सूचना आई कि कागजों की जांच अदालत में होगी। तारीख पड़ गई और इसी ने मोहन के घर में फिर डर की लहर दौड़ा दी। मोहन, दादा ईशाराम और रेखा रात भर चुप बैठे रहे। कोई बोल नहीं रहा था। खराब खबर का डर अक्सर शब्दों को चुप करा देता है। अगली सुबह रेखा ने मोहन को रोका। उसकी आंखें लाल थीं। वो बोलने लगी, मोहन, मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई तुम्हें पागल कर रही है। तुम्हारे चेहरे पर नींद का नाम तक नहीं। मैं तुम्हारी थकान देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में छिपा डर समझती हूँ। तुम बाहर सबको कहते हो कि तुम मजबूत हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। मोहन, ऐसा मत सोचो कि अगर हम ये जमीन हार गए तो हम खत्म हो जाएंगे। हम खत्म तब होते हैं जब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ताकत देने के लिए हैं, बोझ बनने के लिए नहीं। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे फैसला जो भी आए। तुम जो भी रास्ता चुनोगे, मैं उस पर तुम्हारे साथ चलूंगी। बस एक बात याद रखना, डर को दिल में जगह मत देना, वरना वो इंसान को मिटा देता है। तुम लड़ो, पूरी ईमानदारी से लड़ो, और अगर हार भी गए तो कम से कम बच्चों को कह सको कि उनके पिता ने हिम्मत नहीं छोड़ी। गांव, तहसील और चारों तरफ लोग जमा हो गए। विनय के साथ उसके वकील, चमकदार कपड़े, मोटी फाइलें, और इधर मोहन सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ। जज ने दोनों पक्षों से कागज मांगे। विनय ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया,
मोहन की सांसें तेज थीं। दादा ईशाराम उसके साथ खड़े थे। उनकी उपस्थिति ही मोहन की ताकत थी। फाइलें देखी जाने लगी। जज के चेहरे पर कई बार भौहें तनी। विनय के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मोहन कांप रहा था, पर जाने क्यों दिल में एक चिंगारी थी। कुछ देर बाद जज ने कहा, दोनों को अगली सुनवाई में गवाही पेश करनी होगी। विनय चिढ़ा हुआ बाहर निकला। मोहन थका हुआ पर उम्मीद लिए लौट पड़ा। अगले दिन विनय चुपचाप मोहन के घर के बाहर आया। ये वही आदमी था जो पहले घमंड से भरा था। आज उसके चेहरे पर तनाव था। वो मोहन के सामने खड़ा हुआ। गांव वाले दूर दूर खड़े होकर देख रहे थे। मोहन ने उसके नजदीक पहुंचकर कहा, मोहन, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते और शायद तुम्हें पूरा हक है, लेकिन मैं आज पहली बार सच बोलने आया हूं। जब मैंने ये केस शुरू किया था, मुझे लगा था कि मैं सही हूं। मेरे दादा ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वजों की जमीन यहां कहीं थी। मैं बस वही वापस लेना चाहता था। पर कल अदालत में जब जज ने दस्तावेजों में गड़बड़ी दिखाई, तब पहली बार मुझे शक हुआ कि कहीं मेरे ही बाप दादा ने मुझे गलत कहानी तो नहीं सुनाई। तुम सोचते हो मैं शहर वाला हूं, इसलिए घमंडी हूं, पर सच ये है, मैं सिर्फ अपनी विरासत ढूंढ